अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इंतखाबात यानी 8 फरवरी में अब चंद ही दिन बाकी हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इलेक्शन मुहिम में तेजी भी नजर आ रही है और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी जो है उसमें भी अब हम देख रहे हैं कि वो बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज तक तो हम सिर्फ ये देख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मामलात जरा गर्म नजर आ रहे थे कि वो एक दूसरे पर तशद्दुद के इल्जाम आयद कर रहे थे, लेकिन अब तो मामला जो है वो पंजाब तक जा पहुंचा है, जहां पर लाहौर के हल्का NA 127 के हवाले से गुज़िश्ता रोज से अता तारड़ साहब ने यह इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोटों को खरीदो फरोख्त कर रही है। उन्होंने कहा कि वो लोगों के पास किसी ने जब उनको ये बताया था तो जिस ऑफिस में गए वहां पर बाकायदा तौर पर वो फिर पूरी वीडियोस जो हैं वो भी मंजर आम पर आई, जहां पर उनका ये कहना है या उनका दावा है कि वहां पर मजहबी किताबों पर हाथ रखवा कर पैसों के एवज वोटर्स से ये कहा जा रहा था कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हक में वोट डालना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह इल्जाम आयद किया है कि अता तारड़ साहब अपने तमाम लोगों के साथ घुसे, उन्होंने गुंडागर्दी की, दहशतगर्दी की और उन्होंने हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके साथ बदतमीजी भी की और उनको उठाकर भी ले गए। अब इस हवाले से सेनेटर ताज हैदर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने इसकी शिकायत भी की है और कहा है कि कैसे कोई दूसरी जमात का या कोई उम्मीदवार किसी भी पार्टी के दफ्तर में इस तरह से दाखिल हो सकता है और जो कुछ भी वहां पर हुआ वो करने की इजाजत है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर फौरी तौर पर जो है वो एक्शन ले। अच्छा, एक वीडियो और मंजर आम पर आई जिसमें अता तारड़ साहब की जो पोस्टर्स हैं, जाहिर है वो भी इस हल्के से कंटेस्ट कर रहे हैं, वो बैकड्रॉप में लगे हुए थे और टेबलों के ऊपर आप अगर गौर से देखेंगे तो वो 5000 गड्डी के नोट्स भी हैं और ये इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि अता तारड़ साहब भी इस हल्के के अंदर जो है वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, यानी वोटर्स को खरीद रहे हैं। तारड़ साहब ने फिर आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने वो तमाम तर इल्ज़ामात जो है उनको दोबारा से बड़ी शद्दोमत के साथ जिसे कहते हैं उसका जिक्र भी किया और वह कहते हैं कि अगर जो वीडियो उनके नाम से चलाई जा रही है वो सच साबित हुई तो वो दस्तबरदार हो जाएंगे इस इलेक्शन से। बहरहाल ये मामलात इस वक्त चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरह से जिस तरह से अग्रेसिव कैंपेन करती नजर आ रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस हल्के से खड़े होना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी मायने रखता है और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो ये कहती है कि वो बड़े आराम से पंजाब में अक्सरियत हासिल करेगी, बल्कि वो तो मुल्क का जिक्र कर रही है कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी, लेकिन यकीनन लाहौर की ये सीट अता तारड़ साहब के लिए भी उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या करता है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्शन के इस इंतखाबी मुहिम में इल्जामात और जो मुहिम है उसमें बड़ी तेजी हमें नजर आ रही है। आज भी बहुत जलसे हुए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मामला जूं के तू हैं और गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के बानी को एक और सजा दिए जाने के बाद मुबस्सिरीन की राय भी आज जानेंगे वो क्या समझते हैं कि इसका वोटर्स पर किस किस्म का इम्पैक्ट पड़ सकता है। 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं अगर किसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है तो वो तहरीक इंसाफ के लिए हैं जिनका इंतखाबी निशान नहीं, लीडर जेल में, सजाएं एक के बाद एक हो रही हैं, लेकिन अभी भी ये पुरुमीद नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता रोज जिस तरह से निकाह इद्दत केस जो भी आप कह लीजिए जो सजा दी गई है बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को, इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? मैं पहले इम्पैक्ट 8 फरवरी पर नहीं जानना चाहूंगी बल्कि उमूमी तौर पर तमाम तर खवातीन पर, क्योंकि बड़ी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस पर ऑब्जेक्ट किया है कि अब क्या स्टेट फैसला करेगा किसी की भी इद्दत और किसी की भी की तलाक कब हुई और जो 2 लोग हैं जिन्होंने निकाह किया है उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। देखिए, ये जिस तरीके से पे दर पे ये केसेस करते रहे और जिस तरह 200 केसेस बने थे और जिस तरीके से ये ट्रायल चलाते रहे और जिस तरीके से हमें राइट भी नहीं दिया जा रहा, जिस तरीके से हमारा राइट रिफ्यूज किया जा रहा है और जिस तरीके से 14 घंटे ट्रायल करा के तो वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि उसके पीछे मकसद क्या है। लेकिन अभी जो ये केस उठाया है जिसमें भी 2 दिन में कंप्लीट किया गया और हमें एविडेंस लाने भी नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरीके से बेहुदा किस्म के इल्जामात लगाए गए तो उसके बैकग्राउंड को देख लीजिएगा। पहले उस बंदे के खिलाफ पर्चा कराते हैं, उसको जेल में रख लेते, 1.5 महीना उसको जेल में रख लेते, जेल से जिसको वो बाहर आ जाता है वो कोर्ट में आकर की कंप्लेन अपने बच्चों की
वालदा के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट फाइल करता है और बेहुदा किस्म के इल्जाम लगाता है, एक पर्सनल लाइफ में जाता है। ये वही मौलवी है जो कह रहा है कि मुझे ओन चौधरी उठा करके लेके आया और उसी वजह से मैंने एविडेंस दिया है, और ये वही मौलवी है जिसको हमने कन्फ्रंट करवाया तो वो ये कह रहा है कि मैंने पहली स्टेटमेंट यही दी थी कि मैंने एक निकाह पढ़वाया। अब जैसा भी है, हम तो कहते हैं ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इंशाल्लाह हाई कोर्टों में जाएंगे, अगर फेयर ट्रायल हमें मिलेगा तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इस किस्म की बेहूदगी नहीं करनी चाहिए और इस दर्जे तक कोई ड्रॉप नहीं होना चाहिए कि आप पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन इस दर्जे तक ले जाए जिस तरीके से ये हुआ है। अदरवाइज तो आप इवन तोशाखाना का केस उठा लेते तो तोशाखाना के केस में बीवी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, न उसके नाम गिफ्ट आया है, न उसने गिफ्ट दिया है, न उसकी रिसीट पे उसका नाम है, न उन्होंने पैसे जमा कराए, न उन्होंने टैक्स दिया है, न उन्होंने लिया है। और पहले भी इवन तोशाखाना का इंटायर रिकॉर्ड जब एस्टेब्लिशमेंट कैबिनेट डिवीजन से आया था तो उसमें भी बीबी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। फिर इलेक्शन कमीशन के सामने रिकॉर्ड आया, उसमें भी नाम नहीं था। जो तोशाखाना का ट्रायल चला उसमें भी उसका नाम नहीं था। तो दूर दूर तक तो इसका सिर्फ एक ही मकसद था और मकसद था कि जी खान साहब को पब्लिक से दूर किया जाए, उसको रोका जाए और उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही है। अच्छा बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने तो ज़रा इम्पैक्ट बताया कि पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो केस हुआ जिसमें उन्होंने निकाह और इद्दत का जो भी मामलात इन्होंने किए, फिर तोशाखाना के बाद जिस तरह से सब जेल बनी गाला को करार दिया, क्या आप कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया है कि वो बनी गाला रह सकती हैं या नहीं रह सकती बुशरा बीबी? नहीं, ये तो कोर्ट ने जो कन्विक्शन की है तो कन्विक्शन के साथ तो वो ऑलरेडी, क्योंकि दूसरे केस में उन्होंने कन्विक्शन रिकॉर्ड की है और वो जेल में है, तो आप किसी घर को भी सब जेल को डिक्लेयर कर देते तो वही जेल होता है, वो वहां रहेगी। लेकिन हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी कि हमें बनीगाला में रखे। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ बैरिस्टर साहब, क्योंकि जब उन्होंने निकाह के हवाले से इतनी बातें कर दी हैं उस जजमेंट के अंदर, तो शायद अब वो ये भी फैसला कर दें कि बनी गाला में वो रह भी नहीं सकती। इसलिए आई आस्क्ड, क्योंकि शायद हमसे मिस हो गया हो, आपको इल्म हो। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब ये जो 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, इस पे इन सजाओं का कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए 8 फरवरी की जो इलेक्शन है इन सजाओं का एक इम्पैक्ट जरूर आएगा कि अवाम जान चुकी है कि पहले से जो 200 केसेस बने थे और बेदरबे कोशिश की जा रही है कि 10 साल सजा, 14 साल सजा, फिर 7 साल सजा, और जज साहिबान सारे मैक्सिमम न सिर्फ ये कि वो सेंटेंस दे देते हैं लेकिन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विदाउट एंड विद वायलेशन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स वो ट्रायल को कंक्लूड करते हैं और जल्दी में फैसले सुनाते हैं। तो पब्लिक तो जान चुकी है, ये अवाम इससे बेखबर नहीं है, वो जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो इसका एक इम्पैक्ट यही होगा कि अवाम 8 तारीख को इंशाल्लाह ताला पुरअमन तरीके से अपना हक इस्तेमाल करेगी और वो इन लोगों से का एहतिसाब करेगी 8 तारीख। अच्छा, 2 चीजें मैं आपसे जरा जल्दी से पूछ लूं बैरिस्टर साहब, आई नो कि आपकी भी मुहिम चल रही है, ये मुझे बताइएगा, बाज मुबस्सरीन ये कहते हैं कि ठीक है, तहरीक इंसाफ कहती है कि बड़े तादाद में लोग निकलेंगे, लेकिन जब पॉलिटिकल एजेंसी नहीं होंगे तो किस तरह से वो वोटर्स को निकालने में कामयाब होंगे? तो क्यों पॉलिटिकल एजेंट्स नहीं होंगे, मेरा ये सवाल है आपसे। नहीं, देखिए ज्यादा तादाद में लोग निकलेंगे क्योंकि हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी हमारे साथ एफिलिएशन है और वो इंडिपेंडेंट निशानात पे जरूर इलेक्शन लड़ लेंगे, लेकिन हमारे साथ है। जहां इस मरतबा है तो पहले ये लोगों को बड़ी कोशिश तो ये करते रहे, पहले प्रोपोजर सिकंदर को भी रोका, हमसे कागजात भी छीने गए, हमें इजाजत भी नहीं मिली, रैली की भी इजाजत नहीं मिली, कैंपेन की भी इजाजत नहीं मिली जिस तरीके से दूसरों को मिलनी थी। लेकिन 8 तारीख को तो पब्लिक ने निकलना है और 8 तारीख को तो पब्लिक ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है। अगर वो उसकी भी इजाजत नहीं देते और वो इतने पेज पे 860 कंस्टिट्यूएंसीज है और किसी एक कंस्टिट्यूएंसी भी वो इजाजत नहीं देते, फिर तो ये इलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने अपने सिलेक्शन करना है जिस तरीके से ये जजमेंट दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर पब्लिक को इजाजत है और इंशाल्लाह पब्लिक को इजाजत होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 तारीख को इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल ये कहा है कि फ्री फेयर इलेक्शन होंगे, हमें तो पार्टिसिपेट ना होने दिया गया, लेकिन जनरल पब्लिक को तो आप वोट डालने से नहीं रोक सकते। अगर पब्लिक जाएगी तो हमें 100% उम्मीद है कि जिस तरह सर्वे आ रहे हैं कि हमारी 70% पॉपुलैरिटी है। अच्छा। पीछे से ये कंप्यूटर सिस्टम ना बिठा रहे, रिगिंग ना कर दे, तो उसको छोड़ करके इंशाल्लाह ताला हमें 2/3 मेजॉरिटी में। अच्छा, तो बैरिस्टर साहब, लेकिन ये आजाद उम्मीदवार के हवाले से ये तो बड़ा चैलेंज है कि कहीं वो दूसरों की तरफ माइल ना हो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, ये सब अपने नंबर गेम पूरा अगर उनका नहीं होता तो वो चाहेंगे कि आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर के हुकूमत बनाएं, और कुछ तो बरमला कह भी चुके हैं। नहीं, ये बिलावल ने जरूर कहा, लेकिन बिलावल की सियासी बरात भी ऐसी बात पे हुई, ये खरीदो फरोख्त पे, कभी उसको चाहिए कि अपने लिए कैंपेन करे, अपने नजरिए पे, अपने
मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़े, पब्लिक सपोर्ट ले ले और फिर अपनी हुकूमत बनाए। अगर नहीं बना सकता तो वो जाके आराम से अपने अपोजिशन में बैठे। हमारे कैंडिडेट आज़ाद निशानात पे जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन उनका हमारे साथ गहरा एफिलिएशन है और पब्लिक सेंटिमेंट भी कोई चीज होती है। पब्लिक ये नहीं चाहती कि आप एक पार्टी से इलेक्ट हो जाओ और फिर दूसरे पार्टी में चले जाओ। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारे सख्त वक्त के साथी हैं और ये हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारे जो आजाद निशानात पे लड़ने वाले हैं ये किसी और पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये हमारे साथ ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। वापस हाजिर होंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। NA 127 पर इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लफ्जी गोलाबारी जारी है और संगीन इल्जामात भी हैं, इस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम कुंडी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कुंडी साहब, ये तो बताइएगा, अता तारड़ साहब ने बड़े संगीन इल्जाम आयद किए हैं, वीडियोस शेयर की हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वोट खरीद रही है और साथ ही उन्होंने तंबी की है कि जो कराची और सिंध की सियासत है वो आप लाहौर ना लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर किसी का जमहूरी हक है कि कौन सी सीट पे कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को किसी ने मना नहीं किया कि वो लड़काना या कराची या सिंध से इलेक्शन। मियां साहब ने गालिबन कराची से एक नाकाम कोशिश की थी इलेक्शन लड़ने की, जिसमें उन्होंने नॉमिनेशन पेपर अपने विड्रॉ कर लिए थे। लिहाजा जो है अब जो है उनको एतराज है कि क्यों जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो कराची से अपना लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अब उनकी बौखलाहट है, अब वो बौखलाहट के शिकार हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है लाहौर से इलेक्शन जीत रहे हैं। तो उनकी बौखलाहट है जो हमें बता रहे हैं कि जी इस किस्म के संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। ये जो इल्जामात जो कराची की, सिंध की और कराची के लगा रहे हैं, ये इनकी इत्तेहादी है जिनके साथ उन्होंने एडजस्टमेंट की हुई कराची में। ये उन लोगों का वतीरा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा नहीं रहा इस किस्म की सियासत करने का। कुंडी साहब, आप लोगों ने तो जो खत लिखा है सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि किसी भी उम्मीदवार को दूसरे किसी के ऑफिस में ऐसे कैसे कोई घुस सकता है और जो कुछ भी वहां पर हुआ, लेकिन ये मामला अब लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में बड़े सख्त होते जा रहे हैं। बल्कि तो ये सिर्फ इंतखाबी मुहिम के दौरान हो रहा है या फिर अब ये मामला हम इलेक्शन के बाद भी इसी तरह से देखेंगे? देखिए, हमने अपने एक ऑफिशियल जो तरीकार है जो हम अपनाते हैं, हमने उनकी हमारे पार्टी के जो इलेक्शन सेल के इंचार्ज हैं और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी इस चीज का लेटर लिखा है। और ये आज जो है हम पहले ही कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब और उनके जो पार्टी है वो कैंपेन में नहीं निकल रही। उनको पता है कि उनको क्या रिएक्शन आना है। अब उनको पता है कि लाहौर से वो सीट हार रहे हैं, अब मुखराट के शिकार हैं कि इस किस्म के रवैये और इस किस्म की जो बातें ये कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये एक जो है वो एक प्रोसेस है जिसपे जो है उस पर जो है इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लिहाजा मैं नहीं इनको चाहिए कि ये जो है वो करे, क्या नाम है, अपना पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए है, गुंडागर्दी के जरिए ना है। इलेक्शन हार रहे हैं और इलेक्शन हार जीत इलेक्शन में होती है। इस किस्म की चीजें अगर ये करना चाहते हैं, दफ्तरों पे हमले, ये चीजें, ये कोई वतीरा नहीं पॉलिटिक्स का। आप अगर हार रहे हैं तो आप हार तस्लीम करें, अगर आप जीत रहे हैं तो आप पुर उम्मीद हैं कि NA 127, क्योंकि पंजाब में तो कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि लाहौर में कोई वोट नहीं है, आपको लगता है ये सीट पे बहुत स्ट्रांग है आपकी पोजीशन इस वक्त? देखें, अगर तारड़ साहब समझते हैं कि उस पार्टी का वोट लाहौर में नहीं है तो फिर वो क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, क्यों बौखलाहट का शिकार हैं, क्यों जो है वो इस किस्म के जो है उन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है जिस तरीके से उन्होंने भी कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो है वो तारड़ साहब जो है वो इस चीज को जो है वो हजम कर सकते हैं। जो पीपल्स पार्टी की जो है वहां पर मकबूलियत है, तो उनको समझ आ रही है कि इलेक्शन हार रहे हैं, तो इसलिए जो है इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे अहमद बिलाल महबूब, सरबराह पिलडैट। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा ताकतवर है, आजाद है और उससे यही उम्मीद की जा रही है कि साफ शफाफ इंतखाबात 8 फरवरी को कराए। जरा इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिलडैट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अहमद बिलाल साहब, पहले तो जरा ये EMS के मामलात पे आ जाते हैं। अब आपसे पहले बैरिस्टर गौहर भी हमारे साथ थे। वो कहते हैं अगर इनका कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो सही काम कर जाए
पिछली दफे आरटीएस, इस दफे ईएमएस, ये जो अभी भी ट्रायल हो रहा था, आपकी भी नजर से गुजरा होगा, जो खत एक आरओ ने शहदाद कोर्ट से लिखा NA 197 से, कि जब वो ट्राई कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उस पर जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने कि ये नाबलद तो हो सकते हैं लेकिन सिस्टम बिल्कुल ठीक है। आप भी ये कहते हैं कि जो सिस्टम इन प्लेस किया गया है वो इंतहाई फूल प्रूफ है और इसमें अब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो हमें इसके बारे में हमें तफसीलात बताई गई हैं और जो इलेक्शन कमीशन ने पब्लिकली भी उनका जिक्र किया है, कुछ वीडियोस भी शेयर किए हैं, उससे इसलिए ये पहले की निस्बत ज़्यादा डिपेंडेबल लगता है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लेयर्स इंट्रोड्यूस की गई हैं कि अगर ये काम ना करे तो फिर ये काम करेगा और वो भी काम ना करेगा तो फिर मैनुअल सिस्टम काम करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ये रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से काम ना भी करे तो भी मैनुअल सिस्टम तो मौजूद है और उसके लिए डिले तो हो सकती है। मसलन ये है कि रात को 2 बजे तक अगर रिजल्ट अनाउंस नहीं होता और रिजल्ट नहीं पहुंचता तो अगले दिन 10 बजे तक बहरहाल जिम्मेदारी है रिटर्निंग ऑफिसर की कि वो रिजल्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि वो रिजल्ट रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाएं और अगले दिन सुबह 10 बजे तक रिजल्ट अनाउंस हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये इसमें कोलैप्स हो भी जाए सिस्टम तो भी रिजल्ट का डिक्लेयर होना ये किसी तौर मौखर नहीं हो सकता, अनलेस ये कि कोई ये चाहे कि रिजल्ट ना अनाउंस किए जाए, वो बात अलग है। लेकिन सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से वो खराबी पैदा हो जो लास्ट टाइम हुई थी। अच्छा, ये जो ट्रायल भी हो रहे हैं अहमद बिलाल साहब, एक सवाल आता है ट्रेनिंग का, जो आपको याद होगा कि वो जब हुआ था कि भाई होंगे इलेक्शन के नहीं, वो ट्रेनिंग रुक गई थी, फिर दोबारा स्टार्ट हुई, वो 1 हफ्ते पर मुहित ट्रेनिंग। लोग सवाल करते हैं और वो जब आते हैं सवाल, जब ये सिस्टम जो है उस पर सही से ये रिटर्निंग ऑफिसर्स काम ना कर सके, व्हाई जस्ट 1 वीक ऑफ ट्रेनिंग? आप एक इदारा हैं जिसका काम ही इलेक्शन कंडक्ट कराना है, ये पूरे साल की एक चीज होती है कि जिसमें आपको हैंड्स ऑन ग्रिप होनी चाहिए। हमारे अब तक इस तरह का कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर जल्दी जल्दी ट्रेनिंग होती है, पता नहीं कितने लोग एक्चुअली वो सीख भी पाते हैं सही तौर पर उसको इस्तेमाल करना या नहीं। देखिए, चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर कोई फुल टाइम तो इलेक्शन कमीशन के साथ अटैच नहीं होते और ये तो बाद में असाइन होते हैं इलेक्शन के करीब, बिल्कुल ये रिटर्निंग ऑफिसर कब होंगे, और उनके लिए रिटर्निंग ऑफिसर का जो जिम्मेदारी है उसके लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग मेरे ख्याल में बहुत काफ़ी है। ऐसे लोग जो डिप्टी कमिश्नर लेवल के हों, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के हों, वो इतना उनके अंदर शऊर होता है कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने कैसे रिजल्ट रिसीव करना है, कैसे नॉमिनेशन पेपर रिसीव करने हैं, उसकी क्या है, 1 हफ्ता मेरे ख्याल में बहुत मौजू है। ठीक है, बहुत मौजू है, लेकिन अहमद बिलाल साहब देखें, हर मर्तबा जब जुडिशरी के लोग आते हैं तब भी हमने देखे इलेक्शन पर इल्जामात लगे, जब हमने एग्जीक्यूटिव से लिए तो अब ये इंतखाबी अमल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। क्या आप समझते हैं कि अगली पार्लियामेंट को इस पर बैठकर सोचना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने पावर्स तो दे दिए, लेकिन यकीनन कोई एक अमला उनका अपना थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए जो फिर इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए, क्योंकि हमारे यहाँ जाहिर है इलेक्शंस भी होंगे, जमहूरियत भी रहेगी और ये मसाइल भी रहेंगे। देखिए, आप चूंकि मीडिया के जरिए लोगों तक बात पहुंचती है, उनको एजुकेट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया का कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं है जिसके पास 14-15 लाख लोग मुस्तकिल बैठे हुए हों फुल टाइम। अब इस दफा 12 से 14 लाख के करीब आपका पोलिंग स्टाफ है, तो वो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि वो इलेक्शन कमीशन का अपना फुल टाइम स्टाफ हो। वो तो हायर किया जाता है, आर्यतन लिया जाता है इलेक्शन के करीब, वो एग्जेक्टिव से हो, वो होते ही एग्जेक्टिव से है, सिवाय रिटर्निंग ऑफिसर के जो एग्जेक्टिव से भी हो सकते हैं और जुडिशरी से भी हो सकते हैं। असल मसला देखिए ये नहीं है, असल मसला इलेक्शन कमीशन का भी नहीं है, असल मसला तो इलेक्शन कमीशन से कहीं ऊपर का है। देखिए 1988 में क्या हुआ था, 1990 में क्या हुआ था,
ये सारे मामलात जो हुए थे 2002 में क्या हुआ था, ये सारे मामलात इलेक्शन कमीशन के तो नहीं थे। और अब भी अगर इलेक्शन कमीशन की सिर्फ उसके हाथ में मामला होगा तो मुझे यकीन है कि इलेक्शन ठीक होंगे। लेकिन अगर ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई चीज है, जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से आप रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम 2018 के इंतखाबात में कोलैप्स हो गया था, अगरचे उसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों हुआ था जी, लेकिन हो गया था। अब ऐसी कोई चीज हो जाए तो ये इलेक्शन कमीशन से बस की बस से बाहर की बात है, उसकी बात और है। लेकिन मैं समझता हूं कि असल मसला इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी और इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी और उनकी ट्रेनिंग का निज़ाम नहीं है। सही। असल मसला कुछ और है और उस मसले के बारे में हम तफसील से बात कर भी नहीं सकते। और उस मसले का हल लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमतें ही निकाल सकती हैं। जब सियासी जमातें पार्लियामान में मुंतखब होकर आती हैं, यह मसला उन्होंने ही हल करना है। अच्छा, अब इस इलेक्शन के अंदर औरत फाउंडेशन की जानिब से भी, आपकी नज़र से भी ये गुजरा होगा कि उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है। 8 सियासी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है और जो खवातीन हैं उम्मीदवार के तौर पे जो कोटा होता है एटलीस्ट 5%, वो जनरल नशिस्तों पर उन्होंने नहीं किया है। और उन्होंने साथ में ये लिखा भी है इलेक्शन कमीशन को खत कि ये सेक्शन 206 की खिलाफ वर्जी है। इस पे इलेक्शन कमीशन को किस किस्म का एक्शन लेना चाहिए अहमद बिलाल महबूब साहब? मेरी ख्वाहिश तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऐसी तमाम सियासी जमातों की जो इलेक्शन सिंबल है वो विड्रॉ कर लेता। लेकिन ये मैं भी समझता हूं कि ये जो सियासी जमातें हैं इसके बारे में उनको पहले से पता होना चाहिए था कि अगर वो 5% की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती तो फिर उनके खिलाफ किस किस्म का एक्शन हो सकता है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कानून बनाने वाले हैं उन्होंने ये 5% का कानून तो बना दिया है, लेकिन उसकी कोई पीनल प्रोविजन नहीं रखी कि सजा क्या होगी, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से ये मसला हो रहा है। असल खराबी तो कानून के अंदर ये थोड़ा सा सुकम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास फिर भी इतनी पावर्स हैं, उनको चाहिए था कि वो पहले से ऐलान करते कि अगरचे ये कानून में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारे पास चूंकि आइन ने हमें बहुत पावर्स दी हुई हैं कि हम इलेक्शन को फ्री, फेयर और करप्शन फ्री तौर पे कंडक्ट करें, तो हम ये बता रहे हैं कि जो पार्टी अपने 5% की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगी हम उसको इलेक्शन सिंबल नहीं देंगे। तो अगर ये वो इनकी तरफ से आ जाती तंबी तो मुझे यकीन है कि कोई भी सियासी पार्टी इस किस्म की गलती ना करती। लेकिन ये है अफसोसनाक बात कि आपने एक चीज कही हुई है लेकिन उसके ऊपर अमल ना हो तो उसका कोई कानून के अंदर जिक्र ही नहीं है कि फिर क्या उसकी पेनल्टी होगी। ओके अहमद साहब, अब ये लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराना चाहती थी तहरीक इंसाफ, क्योंकि जो मामलात इस वक्त तहरीक इंसाफ के हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, अगर मुंतखब हो जाते हैं तो यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उन जमातों के लिए भी जो उनके साथ मिलकर हुकूमत अगर बनाना चाहें, क्योंकि ये चीज़ हमेशा रहती है। क्यों आपको लगता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अगर वो 8 फरवरी से पहले करा लेते तो क्या किसी किस्म का कोई फायदा मिल सकता था? मैंने तो बहुत खैर मकदम किया था जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो 5 फरवरी को इलेक्शन कराएंगे। मेरे ख्याल में उनका बहुत फायदा होता। देखिए, कम से कम फायदा तो ये होता कि इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के फौरन बाद, तकरीबन फौरन बाद, कुछ ही हफ्तों के बाद बाई इलेक्शन होते हैं। बाई इलेक्शंस में कम से कम उनके पास सिंबल होता अपना बाय दैट टाइम। ये भी कि मार्च में जो सेनेट के इलेक्शन होने हैं उसके लिए भी कोई सिंबल उनके पास अपने उम्मीदवारों के लिए होता। लेकिन इसके अलावा जो सबसे अहम बात है मेरे ख्याल में वो ये कि अगर ये इलेक्शन करा लेते, अपने सिंबल के लिए अप्लाई करते, तो फिर ये 3 दिन के अंदर उनके मुंतखब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मिलके एक अपनी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी तश्कील दे लेते, तो फिर इस बात का बड़ा वाज़े इम्कान था कि वो इस बात को भी क्लेम कर सकते थे कि हमें जो रिजर्व सीट्स हैं उसमें हमारा हिस्सा दिया जाए। ये माजी में हो चुका है 2019 में, जब बलोचिस्तान अवामी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार तो उन्होंने अपनी एक पार्लिमानी पार्टी बनाई,
पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे, और उनको फिर पार्लिमानी पार्टी भी बन गई और उनको उनका हिस्सा भी मिला रिजर्व सीट्स के अंदर। तो ये हो सकता था। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब उन्होंने कहा कि अब ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। मेरे ख्याल में उन्होंने करवाना चाहिए था, उनको कम से कम ये चांस लेना चाहिए था। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब फॉर बीइंग विद अस। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मजहर अब्बास साहब। जरा तज्जिया लेते हैं उनसे इन तमाम मामलात पर जो हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं। वेलकम बैक। इंतखाबी अमल से लेके अब तक और फिर ज़ाहिर इंतखाबात के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी भी बहुत कुछ ज़ाहिर 8 फरवरी के ऊपर मुनस्सर होगा, लेकिन बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की सियासत में बड़े आराम से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार मजहर अब्बास साहब, जिन्होंने कई अदवार देखे, कई इलेक्शंस जो हैं वो बड़े क्लोजली मॉनिटर भी किए हैं। तो लिहाजा उनसे ज़रा तज्जिया लेते हैं ये जो अब सूरत हाल नज़र हमें आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मजहर अब्बास साहब, ये पहले तो बात कर लेते हैं कि एक तो ये साफ नज़र आ रहा था कि तहरीक इंसाफ की शायद इस इलेक्शन में, अगर इमरान खान खाली कहूँ तो गलत होगा, क्योंकि पूरी जमात के साथ इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं उससे ये लगा कि शायद तहरीक इंसाफ को वो स्पेस इस वक्त नहीं देनी है 2024 के इलेक्शन में। अब जो ये सजाओं की भरमार हमें नजर आ रही है और गुज़िश्ता रोज भी जिस तरह से जो सजा दी गई है, इसके बाद आपको लगता है कि जो कुछ मैनेज करना था तहरीक इंसाफ के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर अब मैनेज हो चुका है या अब भी कुछ बाकी है? जी शुक्रिया। जाहिर है कि इलेक्शन के मौके पे, जबकि इलेक्शन में चंद दिन रह गए हैं, उससे पहले मुतवातिर सज़ाओं का सुनाए जाना और जिस तेज़ी से सज़ाएं सुनाई गई हैं, घंटों के लिहाज से हेयरिंग हुई है, उसकी मिसालें हमें कम मिलती हैं हमारी सियासी तारीख में। इलेक्शन से बिल्कुल पहले 3 सज़ाएं एक के बाद एक सुनाने का मुझे मां सिवाय इसके कि मकसद सिर्फ उनके वोटर्स के अंदर एक खौफ डालना हो, एक खौफजदा करना हो, इसके अलावा कोई नज़र नहीं आता। क्योंकि अगर हम फर्ज करें साइफर का केस में आप फैसला आ जाता, सही, तोशाखाना का केस कुछ और आगे चला जाता, फिर ये इद्दत वाला केस तो वैसे भी एक डिबेटेबल चीज़ है। लेकिन ये कि ऐसा लग रहा था कि एक के बाद एक केसेस में सजाएं फौरी तौर पे दिलाना मकसूद है। अब जबकि वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और जेल में ही हैं, उन्हें मीडिया टॉक्स इस तरह जेल में जाके वैसे तो बात कर लेते हैं लेकिन ऑन कैमरा नहीं है सारी। तो ये सारी जो डिसएडवांटेजेस हैं जो पीटीआई को इस वक्त लाक हैं, उनका सिंबल नहीं है, वो एज ए पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद इन सज़ाओं का एक तो लीगल वो होता है कि लीगल तरीके से चले, केस चल रही होती है, उसमें सज़ा दे दी जाती है तो समझ में आती है बात। लेकिन ये बात बिल्कुल कि एक दिन 12 घंटे की हेयरिंग, दूसरे दिन 15 घंटे की हेयरिंग, ऐसी क्या जल्दी थी? यानी फेयर ट्रायल नहीं है। फेयर ट्रायल से ज्यादा जो अगर इसमें इस केस के अंदर, इन केसेस के अंदर कोई मेरिट भी है ना, तो वो इस तरह की हैपोजिट वे में इन हेस्ट जो ट्रायल होता है वो फिर अपनी असल साख लूज कर जाता है। और यही मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि इन मुकदमात में बहुत सी चीज़ें ऐसी हों जो दुरुस्त हों, लेकिन जिस अंदाज में जो इसका वक्त मुकर्रर है जिसमें इन्होंने ये सारी सजाएं दी हैं, उसकी वजह से वो मेरिट ऑफ द केस भी पीछे चला जाता है। राइट। अच्छा, अब आप जैसे कह रहे हैं कि वोटर्स को मायूसी फैलाना या वोटर्स के ऊपर, आप समझते हैं कि वाकई वोटर्स में मायूसी होगी या इसके बरक्स भी हो सकता है? जाहिर हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट दोनों जो जाविये हैं उससे बात जरूर कर सकते हैं। देखिए, अगर मायूसी हुई और टर्नआउट नहीं हो पाया उतना जितना कि शायद पीटीआई के लीडर्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे हों, तो जाहिर है उसका नुकसान बहुत बराह रास्त पीटीआई को पड़ जाएगा। अब उसमें आप जो भी एक्सक्यूज तलाश करते रहें, लेकिन नुकसान होगा। अगर दूसरा ऑप्शन होता है, यानी पीटीआई का वोटर इन सब के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में निकल के वोट डालता है, तो जाहिर है वो फिर इस पूरे फैसले पर एक तरीके से लोग उसे मुस्तरद कर देंगे, इस तरह चीज़ें। तो यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो वो वोटर
रिएक्ट करे और रिएक्ट इस तरह करे कि वो बड़ी तादाद में जाके वोट दे, और या फिर अगर वो घरों में बैठ के सिर्फ तबसरे करने हैं तो बिल्कुल करते रहे, उनको राइट है। लेकिन फिर जाहिर है पीटीआई को सियासी तौर पे खासा नुकसान। लेकिन मजहर साहब, हम जितने भी तबसरे करें, हम लोग वैसे जितने तबसरे करें, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाहिर है वो ऑन ग्राउंड है और इतनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, मुझे लगता है वो पीपल्स पार्टी बड़ी पुरुमीद है कि इंडिपेंडेंट जीतेंगे, क्योंकि वो तो बाकायदा कहते हैं कि इंडिपेंडेंट्स को मिलाकर वो एक अपना फिगर भी पूरा कर सकते हैं, मखलूत सेटअप में आ सकते हैं। देखिए अब वो फिर एक पोस्ट फरवरी 8 सिनेरियो जो है वो उसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं। कौन सी जमात जो है वो सबसे ज्यादा सीटें लेती है, जो भी इंडिपेंडेंट होंगे, मुझे नहीं पता जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट होंगे वो इलेक्शन जीतने के बाद एक पार्टी फोल्ड में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, या उनके लिए पीटीआई ने क्या सोचा है। अगर बहुत से लोग स्विच ओवर कर गए तो वो निस्बतन वो प्रेफर करेंगे किसी ऐसी पार्टी के साथ जाने में जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो। अब अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान 40-50 सीटों का फर्क हुआ या इससे ज्यादा हुआ तो जाहिर है ये इस तरह के इंडिपेंडेंट लोग जो होते हैं वो फिर उस पार्टी के साथ जाने को प्रेफर करते हैं जहां उनके काम हो सकते हैं, जो पार्टी हुकूमत बना रही है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज में किस तरह की एक चेस बोर्ड जो है वो किस तरह का होगा। सही। अच्छा, ये जिस चेस बोर्ड का हम जिक्र कर रहे हैं और वो एक माहौल था जिसमें नून लीग प्रेजेंट कर रही है कि जैसे नवाज शरीफ साहब ही अब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, फिर बहुत से इल्ज़ाम भी लगाए गए उन पर उनके मुखालफिन की जानिब से कि लाडला प्लस के तौर पर सामने आए हैं, अभी भी कहते हैं कि सहूलतें इनको फराम की जा रही हैं। आपको लगता है कि ये तमाम मामला एक तरह से तय हैं या अभी भी फ्लूइड हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून बार बार ये कह रही है कि हमें अक्सरियत चाहिए है, वरना उसके बगैर हम मुल्क के हालात बेहतर नहीं कर सकेंगे। जाहिर है उनका इशारा महज वोटर्स की तरफ तो नहीं है मजहर साहब, कहीं और भी है। वो जो भी है, लेकिन हमें जाहिर है वोटिंग डे का जो पैटर्न होता है उसकी अपनी एक डायनेमिक्स होती हैं। पोस्ट इलेक्शन और प्री इलेक्शन चीज़ें तो हो जाती हैं, मैनेज कर ली जाती हैं, लेकिन ऑन द इलेक्शन डे जो है देखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। और बहुत अनप्रेसिडेंटेड सब टर्नआउट अगर हुआ जो कि जिसके इम्कानात कम नज़र आते हैं तो जाहिर है पीएमएलएन के लिए परेशानी का बायस होगा। एक मॉडर्न किस्म का, एक मॉडरेट किस्म का अगर वो टर्नआउट रहता है तो उसका फ़ायदा नून लीग को हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड कि उस दिन कितने लोग निकल के वोट कास्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की सियासत को भी आप बहुत अच्छी तरह से देखते आए हैं, आपको लगता है कि जिस किस्म का उनका मिजाज है वो किसी कॉम्प्रोमाइज वे में बैठना चाहेंगे, यानी उनकी अगर पावर को आप डाइल्यूट कर दें तो शायद उनको समझ में ना आए। और मुस्लिम लीग नून के जराए से जब मेरी बात हो रही थी तो वो ये कहते हैं कि अगर हम 2/3 अक्सरियत में ना हुए तो नवाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में भी बैठने को तैयार है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्हें अगर सिंपल मेजॉरिटी मिल गई या सिंपल मेजॉरिटी ना भी मिली और इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाना पड़ी तब भी नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आएंगे। ये जो ये बातें हैं किसी भी लीडर की, मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, हमारी पार्टी का, हमारी पॉलिटिक्स का कल्चर ये है कि वो अब हमारी सियासी गिरावट इस हद तक तो आ गई है कि हम सियासत में मुद्दत के बाद इद्दत तक आ गए हैं। तो जहाँ ये सूरत हाल हो वहाँ मेरा ख्याल है लस्ट फॉर पावर जो है वो हमारी पॉलिटिक्स का महवर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी जिसके पास जो इस पोजीशन में हो कि वो हुकूमत बना ले दीगर लोगों को मिला के, वो कभी भी ये अपॉर्चुनिटी मिस करके एक उसूली फैसला करेंगे कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। The lust for power is always there। अच्छा, NA 127 का मैं इसलिए जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि जाहिर है गुज़िश्ता रोज से और आज भी हमने देखा था तारड़ साहब ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीपल्स पार्टी और PMLN जाहिर है रिवायती हरीफ जरूर हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के मामला MQM के साथ भी आप यहाँ कराची में देख रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी है। हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक मजहर साहब इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी चाहती है कि लाहौर की ये सीट जरूर किसी तरह से वो जीत जाएं, क्योंकि वो एक तरह से एक सिंबॉलिक होगा उनकी पंजाब के रिवाइवल का? जी, बहुत अहम है और अच्छा सियासी फैसला है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। अच्छा
साहिब फैसला है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसका नतीजा क्या आता है। अगर उन्होंने ये क्लोज फाइट भी होती है तब भी बिलावल को फ़ायदा होगा, जीत जाते हैं तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर बिल्कुल क्लोज फाइट नहीं भी होती तब भी ये एक सियासी एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अरसे बाद पीपल्स पार्टी ने पंजाब के बहुत से हलकों में जाके इंतखाबी मुहिम चलाई है बिलावल भुट्टो ने। ये हमें मादी करीब में कम चीज़ें नज़र आई हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल फ़ायदा बिलावल भुट्टो को भी होगा और आसफा भुट्टो को भी होगा। तो क्योंकि आसफा भुट्टो का भी एक इस वक्त वो खासी मुतहर्रिक नज़र आ रही है, मुझे अब भी ये ताज्जुब है कि उन्हें क्यों नहीं टिकट दिया गया। लेकिन भारत मेरा ख्याल है कि इससे PMLN थोड़ी सी, जिस तरह बिलावल ने एग्रेसिव कैंपेन की है, थोड़ी सी नर्वस भी नज़र आ रही है। आज मैंने जो शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अता ताड़र साहब मुस्लिम लीग नून का तो जाहिर है वो पुराने मुस्लिम लीग नून के साथी हैं, लेकिन अता ताड़र साहब भी जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं उससे परेशानियां लगता है कि मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बिलावल के यहाँ आने पे। और मेरे ख्याल से जाहिर है ग्राउंड प्लस इनसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता होगा। ये लोग कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, कैंपेन्स कर रहे हैं। So let's see what's going to happen. But thank you so much मजहर साहब for being with us on In Focus। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह अब जब हाजिर होंगे तो डॉन की जो इलेक्शन ट्रांसमिशन होगी उसमें आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत ही चंद दिन रह गए हैं अब, और आप सब लोगों ने वोट जरूर डालना है, क्योंकि घरों में बैठकर सिर्फ तबसरे नहीं करने, जैसे मजहर साहब कहते हैं, सबको निकलना चाहिए और अपने इस हक के राय दही का इस्तेमाल जरूर करें ताकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला सही हो सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।